ईरान ने पीछे हटने के बजाय युद्ध को और फैलाने की धमकी दे दी है। ट्रंप की रणनीति पुरानी यानी कि मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति पर आधारित है। 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर शुरू की गई इस जंग में अब वो ईरान को पूरी तरह से अलग थलग करना चाहते हैं। उनका मकसद ईरान के तेल रेवेन्यू को चौपर लाना था ताकि वो अपनी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। किसी भी ईरानी जहाज को तबाह कर दिया जाएगा। उन्हें लगता है कि इस दबाव से ईरान जल्दी ही उनके पास एक नई डील के लिए आएगा। ट्रंप के दांव के जवाब में ईरान ने जो तेवर दिखाए हैं उसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के जहाजों को रोका गया तो वो सिर्फ फारस की खाड़ी ही नहीं बल्कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर को भी ब्लॉक कर देंगे और दुनिया का 5वां हिस्सा करता है। अगर ईरान ने इन रास्तों पर हमला किया या उन्हें बंद किया तो वैश्विक व्यापार पूरी तरह से ठप हो सकता है। रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान के पास तेल का इतना बड़ा भंडार है कि वो बिना निर्यात के भी महीनों तक अपनी अर्थव्यवस्था चला सकता है। खतरे नहीं है। अबू धाबी को वॉशिंगटन की सोच से दूर कर दिया है। वही भारत, चीन और जापान जैसे देश जो अपनी ऊर्जा के लिए इस रूट पर निर्भर है, तेल की कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन बिगड़ने के डर से इस रणनीति का समर्थन नहीं कर रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप एस्केलेट टू डीएस्कलते यानी कि तनाव बढ़ाकर शांति लाने की नीति अपना रहे हैं, जो अक्सर बैकफायर करती है। नामुमकिन है। कुछ जहाज अब भी इस नाकेबंदी को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका ने हजारों अतिरिक्त सैनिक और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जिससे गलती से भी युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। जब ट्रंप ने 28 फरवरी को यह जंग शुरू की थी तब शायद उन्हें लगा था कि ईरान आर्थिक झटके बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन सच्चाई अलग दिख रही है। ईरान की सेना असीमित युद्ध और छद्म कदम से तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, जो अंततः अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाएगी। अपन करके पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द लाभ देने के निर्देश दिए। फैमिली कितनी बड़ी है, चाचा यादव बड़ी ना है और समयबद्धता के साथ पूरी की जाए। जिले में कुल 45,716 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 12,163 पात्र और 7,251 आपात रुपए का शेष 26 आवेदनों की जांच अभी भी बाकी है। डीएम ने सभी एसडीएम और ईओ को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का सत्यापन फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट आधार पर करते हुए शीर्ष पूर्ण कराया जाए। पात्रता प्रमाण पत्र के साथ फाइलें डूडा कार्यालय भेजी जाए। परियोजना अधिकारी डोडा कौशल कुमार ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में 14,621 आवेदन में 41,4189 अपात्र मिले हैं। बैठक में डीएम ने स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही या आपारदर्शिता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द योजना का लाभ दिया जाए। इस मौके पर अलग अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इसी के साथ ही सरकार ने लाभ पाने वालों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अब कई लोगों के घर का सपना साकार होगा। वहीं हरियाणा में तो सरकार ने लोगों को बड़ी राहत का ऐलान भी कर दिया है और इसी के साथ ही साफ तौर पर कह दिया है कि अधूरे मकानों को अब छत मिलेंगे और जिनके पास भी पीएम आवास योजना की किस्त नहीं पहुंची है उन्हें जल्द से जल्द इसका पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। और इसी के साथ ही एक से ज्यादा डिमांड लोगों की तरफ से आई है और सरकार अब उसे पूरा करने की कोशिश में लगी है। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और कई जिलों में अब ये पीएम आवास योजना काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं कहा जा रहा है कि हरियाणा में जिन लोगों की किस्त अभी भी लंबित है उनके खाते में 20 अप्रैल तक पैसा आने की उम्मीद है। राशि न मिलने की वजह से अधर में लटके मकानों को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई लोगों ने पर कह दिया है कि एक 29 की राशि की डिमांड जो भेजी हुई है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और इसी के साथ ही पात्र लोगों के घर का सपना जल्द से जल्द साकार हो सकेगा। टैक्स बनाए वंडरफुल। दरअसल साल 2024 में बैंक से रिटायर हुए अमरेंद्र कुमार सिन्हा निवेश के बेहतर विकल्पों की तलाश में थी। तभी फेसबुक पर दिखे एक आकर्षक ट्रेनिंग विज्ञापन ने उन्हें ठगी के संपर्क में ला दिया। ठगों से उनका संपर्क हुआ। ठगी की शुरुआत बेहद पेशेवर तरीके से हुई। चाहे एक युवती ने खुद को मुंबई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की सीईओ साक्षी अग्रवाल बताकर उनका भरोसा चेता और बातचीत को व्हाट्सएप पर शिफ्ट कर लिया गया। विश्वास पक्का करने के लिए ठगों ने आधार कार्ड और फोटो तक साझा किए और शुरुआती 43 के निवेश पर कुछ मुनाफा भी दिखाकर उन्हें एक फर्जी ट्रेनिंग ऐप में झांसे मिलाया गया। लालाचोर भरोसे के इस खेल में पीड़ित लगातार बड़ी रकम ट्रांसफर करते रहे और हद तो तब हो गई जब ठगों ने युवती की मां के इलाज का भावनात्मक बहाना बनाकर भी पैसे ऐंठे। जब रिटायर्ड अधिकारी ने अपना पैसा निकालने की कोशिश की तो उन्हें एक्सचेंज फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर लाखों रुपए और जमा करा लिए गए। आखिरकार जब ठगों ने हर तरफ से संपर्क तोड़ दिया तब पीड़ित को एहसास हुआ कि वो एक बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। पटना साइबर थाने में अब इस मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस तकनीकी जांच के जरिए ठगों के नेटवर्क को खंगाल रही है। कुल मिलाकर इस मामले में अवस्थिति यह है कि साइबर अपराधी अब केवल अनपढ़ों को ही नहीं बल्कि वित्तीय जानकारी बना रहे हैं, भावनात्मक तरीके से तकनीकी जाल में फंसा रहे हैं, जिससे बचने का एकमात्र तरीका अत्यधिक मुनाफे के विज्ञापन से दूरी बनाना ही है। और इसी के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून डिलीवरी वाले सोने में उछाल आया जबकि चांदी भी उछली है। चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। क्या इस वक्त सोने खरीदना लाभदायक होगा? क्या इसमें निवेश करना सही रहेगा? और जिनके घर में शादी है वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में सोने की कीमतें गिर सकती है। सबके मन में सवाल एक ही है कि क्या सोना है एक बार फिर से एक के नीचे जा सकता है। डिमांड की वजह से चांदी आने वाले समय में आउट परफॉर्म करेगी।
निवेशकों को बेस मेटल्स और सिल्वर के कंबो पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने गोल्ड का टारगेट प्राइस भी दिया, जो वाकई चौंकाने वाला है और लोगों के लिए खुशखबरी भी है। केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर राज्य के डीआर गोल्ड को लेकर टारगेट प्राइस देते हुए उन्होंने बताया कि गोल्ड में फिलहाल एक रिट्रेसमेंट यानी कि हल्की गिरावट या ठहराव दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 5000, जिसके बाद ही कोई बड़ी गिरावट आएगी। डोमेस्टिक मार्केट में अगर डॉलर 4100 का सपोर्ट लेवल टूटता है तो कीमतें डॉलर 3450 यानी कि भारतीय करेंसी में करीब 1.3 प्रति ग्राम की भी आ सकती है। यानी कि सोने में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 1 तक पहुंच सकता है। भारत के कुल रिटेल लोन पोर्टफोलियो में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी, जो पहले महज 5.9% थी, वो दिसंबर 2025 तक बढ़कर 11% के करीब पहुंच गए। यानी कि लोग अब पर्सनल लोन या दूसरे रास्तों के बजाय अपने सोने पर कर्ज लेना ज्यादा सुरक्षित और आसान मान रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब लोग पहले के मुकाबले मोटा कर्ज दे रहे हैं। इसी के साथ ही एक्सपर्ट्स ने गोल्ड को लेकर वही चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सोना 1 तक जा सकता है। यानी कि उन्होंने यह भी कहा कि जिनके घर में शादी ब्याह है तो उन्हें खरीदारी में चूक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोने की कीमतें वैश्विक अनिश्चितता पर निर्भर करती है, तो आने वाले दौर में देखना होगा। नॉमिनेटेबल सदस्य हरिवंश का दोबारा इस पद पर बैठना लगभग तय है। 17 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले उनके पक्ष में 5 अलग अलग प्रस्तावकों के नोटिस मिले हैं। खत्म हुआ था, जिसके बाद यह पत्र खाली था। विपक्ष करो और बहिष्कार के कारण एक तरफ जहां सत्ता पक्ष अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पूरी चुनाव प्रक्रिया से दूरी बना ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि विपक्ष इस चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। विपक्ष ने मुख्य रूप से 3 बड़े कारण गिनाए हैं। पहला, ये गीत पिछले 7 सालों से लोकसभा में उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, जो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। दूसरा, हरिवंश के कार्यकाल खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें दोबारा नॉमिनेट करना और फिर उम्मीदवार बनाना विपक्ष को असामान्य लग रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा आरोप यह है कि सरकार ने इस नियुक्ति को लेकर विपक्ष से कोई भी सलाह मशविरा या सार्थक चर्चा नहीं की है। ने खुलकर कहा है कि उनके मन में हरिवंश के प्रति पूरा सम्मान है। विपक्ष की नाराजगी व्यक्ति से नहीं, बल्कि सिस्टम और सरकार के काम करने के तरीके से बताई जा रही है। विपक्ष को अब उम्मीद सिर्फ इतनी है कि अपने तीसरे कार्यकाल में हरिवंश सदन चलाते समय विपक्ष की आवाज को ज्यादा तवज्जो दे और निष्पक्षता के साथ सदन की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर हरिवंश का चुना जाना अब महज एक औपचारिकता है, लेकिन पक्ष के इस बहिष्कार ने एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो गहरी खाई है उसे उजागर कर दिया है। क्या इस तरह के बहिष्कार से लोकतंत्र मजबूत होगा या कम, ये आने वाला समय बताएगा। वही सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उपसभापति कौन बनेगा, सवाल यह है क्या भविष्य में सरकार और विपक्ष के बीच वो सार्थक संवाद फिर से लौट पाएगा जिसकी उम्मीद जयराम रमेश जैसे नेता करती है। बहरहाल हरिवंश जी के लिए ये एक ऐतिहासिक में ये देखना दिलचस्प होगा कि वो सदन को किस निष्पक्षता के साथ चढ़ाते हैं। राजनीति की इस बड़ी बिसात पर आपकी क्या पूछ रहा है? क्या विपक्ष का चुनाव का बहिष्कार करना सही फैसला है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।